हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान के भूगोल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के भूगोल में आपने पहले लेक्चर के अंदर समझा था कि हम जो है बेसिकली इस भूगोल सब्जेक्ट को लेकर के पूरा ओवरव्यू देखा था। आज हम उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार, सीमाओं के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में और इसकी आकृति कैसी है, इन सभी पॉइंट्स को अपन समझेंगे। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल, भूगोल शब्द लैटिन भाषा का है। जनक इसके हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के जनक एवी हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल शब्द सर्वप्रथम जो दिया था वो इरेटोस्थनीज ने दिया था और ये यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है, ये भी बता दिया था मैंने। इसी के बाद में देखिए, अपने पास में जो है राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर अपन ने बात करी थी। तो पूरी की पूरी ये जो ब्रह्मांड है, ये इसको दो भागों में तोड़ा गया फिर अपन ने पृथ्वी को, जिसमें अपने एक था जलीय महासागर और एक था स्थलीय महाद्वीप भाग, है ना। मतलब जो स्थल वाला भाग था उसे महाद्वीप कह दिया था, जलीय भाग को अपन ने महासागर कहा था। 5 महासागर है जिसे अपन पेंथालासा भी कहते हैं, और महाद्वीप है वो 7 है जिनको अपन पेंजिया भी कहते थे। इनका परसेंटेज कितना था? 29% था। महासागर कितने थे? 71%। फिर यही पेंजिया जो है, या जो महाद्वीप वाला भाग है, जो स्थल भाग है, वो आगे जाकर के जो है दो भागों में टूट गया था। उत्तरी भाग कहलाया था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया था गोंडवाना लैंड। और दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग के मध्य में जो है आपका पानी भर जाता है, जहां पर 33 सागर बनता है, और वही 33 सागर धीरे धीरे सूख जाने के कारण जो है उसे अपन भूसन्नति कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद में अपन ने ये देखा था कि ये जो पूरा बताया गया है वो अल्फ्रेड वैगनर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बताया गया है। ये जो आपके अंगारा लैंड है उसका मतलब होता है पेंजिया का उत्तरी भाग, जिससे आपके कौन कौन से महाद्वीप बने हैं? तो यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका। और इसे जो है लोरेंसिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया आ जाता है इसलिए। फिर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जो है वो पेंजिया का दक्षिणी भाग था, जिसे अपने अफ्रीका और आपका कौन सा, तो दक्षिणी एशिया और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आप सीधे सीधे से याद रखना कि जो दक्षिण वाला भाग है लगभग वो पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड से बना है। ठीक है, ये गोंडवाना पढ़ते हैं अपन और बोल भी देते हैं, लेकिन ये होता क्या है? तो मैंने बताया था गोंडवाना लैंड है। ठीक है, ये क्या है? गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड, और ये है अंगारा लैंड। अब हम बात करते हैं, फिर आगे अपन ने देखा था, तो इसके अंदर अपन ने क्या देख लिया था? तो ये देख लिया था कि इससे राजस्थान में अरावली व हाड़ौती प्रदेशों का निर्माण हुआ है। और 33 सागर से किसका निर्माण हुआ है? तो भूसन्नति है। और इससे जो है राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग है और जो पूर्वी मैदानी भाग है उसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब गोंडवाना लैंड और 33 सागर से ही पूरे राजस्थान का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे जो है अपन क्या कहते हैं? तो ये कह सकते हैं, इसको याद रखने के लिए, जीटी। ठीक है, गौरव टावर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर देखो, आपको बताया था कि जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम भाग है राजस्थान का। फिर उससे थोड़ा सा नवीनतम था हाड़ौती प्रदेश, उससे थोड़ा सा नवीनतम मरुस्थल, और सबसे नवीनतम प्रदेश जो है वो राजस्थान का कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। समझ में आ गई बात? इसी के साथ में आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि अरावली और जो हाड़ौती प्रदेश है वो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो पॉइंट लिख लेते हैं पहले। तो अपन ने ये तो देख लिया कि अपन जो है भाई पेंजिया और पेंथालासा में कैसे बने। पेंजिया के दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और आपका एक था 33 सागर। 33 सागर और गोंडवाना लैंड से जो है राजस्थान का हुआ। लेकिन राजस्थान के अंदर भी अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से भाग में अपन आते हैं, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, उस प्रायद्वीपीय पठारी भाग से राजस्थान के दो भाग बने हैं, एक तो अरावली और एक हाड़ौती। और अगर हम बात करें अगर मरुस्थल और जो पूर्वी मैदानी भाग है, तो वो भारत के उत्तर विशाल मैदान जो है, गंगा का मैदान जिसे कहा जाता है, उसका भाग है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिखे क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कई बार। चलिए, तो अब आप लिखेंगे कि अरावली व हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, अरावली व हाड़ौती प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग
है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अरावली और हाड़ौती प्रदेश जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। और दूसरा हमारे पास में आ जाता है क्या, तो हमारे मरुस्थल, मरुस्थल व पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये जो हमारे पास मरुस्थली और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान का भाग है, का भाग है। और ये क्वेश्चन हमसे जो है एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा सका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा भी चुका है और आगे पूछा भी जा सकता है। अब ये अपन ने जो है देख लिया कि राजस्थान की उत्पत्ति को देख लिया और राजस्थान के जो चार अलग अलग प्रदेश है जिनके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं, वो चारों प्रदेशों का जो है अपन ने पूरा विस्तृत जो है ये देख लिया है कि भाई ये आए कहां से है ना। अब इनके बारे में पूरी विशेषताएं वगैरह, इनका विस्तार वगैरह वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब आप जो है आगे हेडिंग डालेंगे आज का अपना जो नया लेटेस्ट एकदम बढ़िया वाला टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें, जिसमें कि आपको अलग ही एक मजा आने वाला है, और वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे अब जल्दी से, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश की स्थिति और विस्तार के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अगर एक बार मेरे से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़े और हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जावे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर स्थिति की। तो देखिए भूगोल के अंदर जैसे गणित के अंदर होता है कि किसी भी बिंदु की स्थिति अगर हमें बतानी है तो हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति एक्स वाई और जेड एक्सिस का यूज करते हैं। वैसे ही जब हमें भूगोल के अंदर किसी भी भौगोलिक प्रदेश की स्थिति बतानी है या हमें किसी भी शहर की स्थिति बतानी है, किसी पर्टिकुलर गांव की स्थिति बतानी है, तो वहां पर हमें उस गांव का, उस जिले का, उस तहसील का, उस राज्य का क्या पता होना चाहिए, तो उसका अक्षांश और देशांतर जो है हमें पता होना चाहिए, यानी उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। तो स्थिति हम जो है किससे पता करेंगे, तो उस भौगोलिक प्रदेश के अक्षांशों से और उसके देशांतरों से। समझ में आ गई बात। तो अगर हमें राजस्थान की स्थिति को समझना है कि राजस्थान कहाँ स्थित है पूरे ग्लोब के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान का अक्षांश हमें पता होना चाहिए, अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए और देशांतर जो है वो पता होना चाहिए, देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। उसी तरह अगर हम बात करें इसके विस्तार की, तो किसी भी भौगोलिक प्रदेश के विस्तार के लिए हमारे पास में तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, तीन चीजें होती है। अगर ये तीन चीजें हमें पता है तो हमें किसी भी भौगोलिक प्रदेश की पूरा का पूरा विस्तार जो है हमें समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इस भौगोलिक प्रदेश की सीमा कहां तक है, यानी बाउंड्रीज कहां तक है। अरे सर पाकिस्तान वाली सीमा क्या, नहीं भाई नहीं है ना, उस सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बाउंड्रीज की, है ना। तो राजस्थान की या कोई भी भौगोलिक प्रदेश है, किसी भी राज्य की बात करें, उसकी सीमा पता होनी चाहिए, देश की भी हमें सीमा पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमें इसकी सीमा पता है तो सीमा पता चलते ही हम इसकी जो है आकृति को समझ जाते हैं कि भाई ये ऐसी दिखती है। समझ में आई बात। जैसे आपने भूगोल के अंदर सौर मंडल में सप्तऋषि का पढ़ा, अब सप्तऋषि का आपको कब पता चला, जब आपने पहले क्या करा,
सात के सात जो तारे थे उन सात तारों को आपने एक दूसरे से कनेक्ट करा। जैसे यहां देखिए, अगर मुझे जो है कोई एक स्टार बनाना है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये ऐसे पांच तारे बनाऊंगा, फिर इन तारों को क्या करूंगा, ऐसे कनेक्ट करूंगा। अब देखो ये जैसे कनेक्ट हुए तो मुझे दिखा कि हाँ ये तो एक पंचभुज है। समझ में आई बात? तो पहले हमें सीमा पता होनी चाहिए, तो पहले हमें इसकी सीमा पता चली कि ये यहाँ 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 तक फैला हुआ है। उसके बाद में जैसे ही सीमा से हम कनेक्ट कर देते हैं सभी डॉट्स को मिलाकर, तो हमें पता चल जाता है कि ये कैसा दिख रहा है। तो हमें आकृति पता चल गई, सीमा पता चल गई, आकृति पता चल गई। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी भाई इसके अंदर कितना भाग आ रहा है, वो जब हमें पता चल जाएगा तो इसका विस्तार पता चल गया। यानी अब हमें इसका क्या पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अब यहां पर देखो, इन सभी चीजों को हमें अगर विस्तार से पढ़ लिया तो हमारे को राजस्थान की स्थिति और विस्तार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमें समझना होगा अक्षांश और देशांतरों को। ये समझने के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि सीमा यानी कहां कहां तक राजस्थान फैला हुआ है। फिर वो पता चलते ही हमें आकृति पता चलेगी राजस्थान की, और फिर राजस्थान का क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेता हूं और यहां पर एक और पॉइंट बता देता हूं, उस पॉइंट को याद कर लेना। मैं इस पूरी ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर, यानी हम पूरी ज्योग्राफी जो है कंप्लीट करने वाले हैं, और पूरा का पूरा राजस्थान जो है एकदम न्यू अपडेटेड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन मैं जहां कहीं भी राजस्थान के मैप की बात करूंगा तो बार बार पूरा मैप नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा इस टाइप से एक डायग्राम बना दूंगा और आप समझ जाना कि ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। सर क्यों? भाई देखो, बार बार जो है राजस्थान का स्ट्रक्चर बनाने में अपन अपना समय व्यर्थ करें, उससे बढ़िया है कि हम सांकेतिक भाषा में जब इसका आकार, अपने जो अभी आगे पढ़ाऊंगा इसकी आकृति, इसकी आकृति होती है विषम कोणीय चतुर्भुज। अब विषम कोणीय चतुर्भुज है तो क्यों ना हम जो है इस प्रकार की आकृति से समझ जावे और राजस्थान को बार बार इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके इसकी जो हमारे पास में सापेक्ष स्थितियां है, रिलेटिव पोजीशन है, उनके बारे में पता कर लेंगे। भाई यहाँ पर कौन सा शहर आता है, यहाँ कितनी अक्षांश है, यहाँ कितना भाग आता है, यहाँ कितना भाग आता है, मिडिल में कौन आता है, इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, सब पता चल जाएगा हमें। तो हमें जो है राजस्थान का मैप बनाना तो सीखना है, वो भी बनाना सिखाया जाएगा। लेकिन अगर हमें ये संकेत भी पता है तो हम इससे भी काम निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया इसको नोट डाउन? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में सबसे पहले हमें क्या समझना है, मैंने बता दिया ना, देखो पीछे। भाई हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, इसका स्थिति के बारे में, यानी अक्षांशों को समझना है, फिर देशांतर को, फिर सीमा की बात है। तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर जो शब्द हैं, इन शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे को पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगी और पढ़ने में भी एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपके सामने मैं एक बना देता हूं। मान लीजिए पहले एक ग्लोब है ना, ये मान लो आप एक क्या है, तो ये रहा अपना एक, मान लीजिए क्या ग्लोब है, ये क्या मैंने बनाया है, ग्लोब बनाया है। ठीक है, मान लीजिए, वैसे ग्लोब तो होता है गोल, लेकिन मान लेते हैं कि ये इस प्रकार का जो है अपन ने ग्लोब बना दिया है। इस ग्लोब के ऊपर आप देखते होंगे कि आप जो है इस प्रकार की लाइनें दिखाई देती है ना, कुछ लाइनें यूं जारी होती है ऐसे, है ना, देखिए आपने तीन ही लाइन बना रहा हूं, और कुछ लाइनें ऐसे आ रही होती है, और इस प्रकार से जब बहुत सारी लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो पूरा का पूरा एक जाल बन करके तैयार हो जाता है, नेट क्रिएट हो जाता है। और आपने जो है अगर ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब के ऊपर इस प्रकार की बहुत सारी लाइनें क्रिएट होती है। अब वो लाइनें कितनी हैं वो भी आज अपन समझने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर देखो दो प्रकार की लाइनें हैं, एक लाइनें हैं जो सो रही है बेचारी, यानी जिसे अपन कहते हैं आड़ी लाइनें, और एक होती है खड़ी लाइनें। ठीक है, क्या है? खड़ी लाइनें। तो यहां पर देखिए इनका नाम पहले ही समझ लीजिए, आपको मारवाड़ी में समझ आ जाएगा। ये कैसी लाइनें हैं? आड़ी लाइनें। कैसी लाइनें हैं? आड़ी लाइनें। आड़ी लाइन मतलब कि ये लाइनें क्या कर रही है? सो रही है। और आड़ी लाइन से ही एक शब्द निकल करके आया है, अक्षांश। तो अक्षांश का मतलब क्या हो गया? अक्षांश का मतलब हो गया ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम की ओर लाइनें खींची जाती है, उन्हीं लाइनों को अपन क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं।
तो ये लाइनें कहाँ खींची जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अक्षांश क्या होता है, आड़ी लाइनें होती है जो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये जो खड़ी देशाएं, ये खड़ी है ना, ये लाइनें क्या है, खड़ी है। और खड़ी लाइनों से जो है अपना क्या मतलब होता है, देशांतर। इनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, और ये देशांतर जो होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण। ये भी काल्पनिक होती है। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा, दिख रहा है अच्छे से। अब आपको ये पता चल गया होगा आडी लाइन का मतलब अक्षांश होता है, बस सीधा याद रख लो। तो जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो क्या हो जाएगी, देशांतर। वैसे भी अगर आपको जो है देश को जरूरत पड़े तो हम जो है क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, अड़िंग खड़े रहते हैं कि हम हमारे देश के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन अपने देश को किसी का गुलाम बनने नहीं देंगे। और हमारे देश की रक्षा करने के लिए ही, हमें आराम से सुलाने के लिए ही, हम आराम से चैन सुख से जो है कार्य कर सकें, आप लोग पढ़ाई कर सकें, हम आपको पढ़ा सकें, ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हमारे देश के सैनिक पूरे दिन जो है खड़े रहते हैं। तो आखिर में जो खड़ी रेखाएं हैं वो किसके लिए होती है, देश के लिए होती है, यानी देशांतर। समझ में आ गई बात, इस प्रकार से याद रखना है। तो आड़ी रेखाओं का मतलब अक्षांश है, खड़ी रेखाओं का मतलब देशांतर है। लेकिन देशांतर का अगर भूगोल के अंदर बात करें तो कैसी रेखाएं होती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं हैं वो कहलाएगी देशांतर। और अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं तो वो है अक्षांश। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर हमें ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसका जो है कॉन्सेप्ट वगैरह सब इधर ही समझ रहे हैं, फिर आगे नोट्स लिखेंगे। ये जो हमारे पास में अक्षांश रेखाएं होती है, इन अक्षांश रेखाओं से जलवायु प्रभावित होती है, इसलिए इनको जलवायु रेखा भी कहा जाता है। कैसे प्रभावित होती है, क्या होता है, वो सब अपन आगे देखेंगे, अभी सिर्फ समझते चलो। तो अक्षांशों से क्या होता है, जलवायु प्रभावित होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जलवायु रेखा कहा जाता है। कैसे प्रभावित होती है तो ये भी आगे बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश आते हैं। एक आता है इंपॉर्टेंट अक्षांश 23.5 डिग्री, है ना। ये जो लाइनें होती है इन सभी लाइनों को अपन डिग्रियों में मापते हैं। तो हमारे पास में 23.5 डिग्री एक लाइन होती है, और एक लाइन और होती है 23.5 डिग्री। अब यहां पर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। अब बताओ सर, आपने आड़ी रेखाओं का मतलब अक्षांश बता दिया, खड़ी रेखाओं का मतलब देशांतर बता दिया, अक्षांश रेखाओं का मतलब आपने ये भी समझा दिया कि ये जो है भाई आपके क्या करेगी, जलवायु को प्रभावित करेगी। और अब आपने कहा कि ये जो है आपके पास में क्या होती है, तो हमारे डिग्रियों में मापी जाती है। तो अक्षांश जो है हमने तो दो पढ़ी है, एक 23.5 डिग्री ऊपर है, एक 23.5 डिग्री नीचे है। अब थोड़ा सा जिसको नॉलेज होगा वो कहेगा ऊपर वाली कर्क है, नीचे वाली मकर रेखा है, लेकिन ये कैसे हुआ, तो बेसिकली ये जो है कैसे होता है वो अब समझते हैं। देखिए, यहां पर क्या हुआ था कि जब इस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर दिया गया, तो ये जब कंफ्यूजन आया कि भाई अब ऐसे तो जो है केवल और केवल हमें ये पता चलेगा कि एक ही जगह पर दो दो आ रही है। जैसे देखो, अब इसी लाइन के ऊपर देखो, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। ऐसे ही इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं या इसकी। इसके लिए नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया था, और वो था हमारा भूमध्य रेखा और विषुवत, जो आपने नाम पढ़े हैं ना वो। अब इसी के अंदर जो है अपन उनको समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या होते हैं। तो बेसिकली जब हमने आड़ी रेखा एक खींची ऐसे, देखो अब ये ऐसे, तो एक ऐसी आड़ी रेखा खींची जिसने ग्लोब को दो बराबर भागों में लगभग तोड़ दिया। क्या मानते हैं कि लगभग दो बराबर भागों में तोड़ा है। और इस अक्षांश का नाम दिया गया 0 डिग्री। क्या नाम दिया गया, 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया गया था प्यारे दोस्तों, भूमध्य रेखा, या इसी को कहा गया था विषुवत व्रत। क्या कहा गया है, विषुवत व्रत कहा गया है। अच्छा सर, इसलिए ये विषुवत व्रत और भूमध्य रेखा आई थी। हाँ बिल्कुल, ये कंफ्यूज करने लगा कि ये वाला है, ये वाला है या ये वाला। तो इसके लिए हमने क्या कर दिए, दो भाग कर दिए।
क्या कर दिए, दो भाग कर दिए ग्लोब के, और जो 0 डिग्री के उत्तर में है उसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री के दक्षिण में है उसे कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर देखो अब नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया है ना। ये ध्यान रखना कि जो इसके दक्षिण में है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जो इसके उत्तर में है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। सर अभी तक एक और कंफ्यूजन है, हाँ हाँ रुको, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो समझ में आ गए। अब इस गोलार्धों से ये तो चलो पता चल गया कि ये वाली लाइन के ऊपर ये जो तीनों बिंदु आ रहे हैं ये आपके दक्षिण में, और इसी लाइनों के ऊपर ये जो 3 बिंदु आ रहे हैं ये उत्तर में है। लेकिन अब इन तीनों में से इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, या इसकी बात हो रही है, तो ये नहीं पता चल रहा था। इसके लिए फिर हमने क्या करा, इसको और दो भागों में तोड़ दिया। और कैसे तोड़ा, तो अब की बार हमने ये करा कि हमने ऐसे तोड़ दिया। समझ में आ गई बात। तो ये जो 0 डिग्री, अब इसको भी कहा गया 0 डिग्री, लेकिन इस 0 डिग्री का नाम क्या दिया गया, तो इस 0 डिग्री का नाम दिया गया 0 डिग्री देशांतर ही, या कई बार जो है आप इसे ग्रीनविच रेखा भी पढ़ते हैं, ग्रीनविच रेखा। चलिए, तो अब आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी कि ग्रीनविच रेखा आखिर क्यों आई थी, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जो है कैसे आया था, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, 0 डिग्री क्यों आया है, ये सब। तो अब इससे क्या हुआ, देखो कि ये जो 0 डिग्री देशांतर आया, अब 0 डिग्री देशांतर जैसे ही हमारे पास आ गया तो इसके दो फायदे हो गए। 0 डिग्री देशांतर के जो इस साइड में है यानी पूर्वी भाग में है उसे कहा गया पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर, ठीक है। और जो इसके पश्चिम में है उसे पश्चिमी देशांतर कहा जाने लगा। समझ में आ गई बात। ओ हो, अच्छा सर, ये पूरी कहानी थी इसकी, कि अच्छा ये इसलिए ये सब आते थे, है ना। अभी तक आपको क्या लग रहा था, बस आते ही पढ़ा दिया जाता था ग्लोब है, ग्लोब के 4 भाग हो गए थे। भाई क्यों किए गए थे 4 भाग, ये इसलिए किए गए थे क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि इस शहर की बात कर रहे हैं या उस शहर की। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास में ग्लोब के ऊपर दो हमने ऐसे व्रत खींचे हैं जिनको हम कहते हैं 0 डिग्री। एक 0 डिग्री देशांतर वाला व्रत और एक 0 डिग्री कौन सा, अक्षांश वाला व्रत। 0 डिग्री अक्षांश वाले व्रत का नाम क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत। और 0 डिग्री जो देशांतर वाला व्रत है उसका नाम क्या है, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री वाले का खेल खत्म हो गया। अब 0 डिग्री जो आपका भूमध्य रेखा है उसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर और पश्चिम के पश्चिमी देशांतर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये पूरा इसका वर्गीकरण है, तो इसको एक बार आप नोट डाउन करिए। और यहां पर एक छोटी सी चीज साथ में ही बता देता हूं, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये 23.5 डिग्री 2 बार आती है, तो ये जो 23.5 डिग्री है ये कैसी होगी, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 23.5 डिग्री देखो कहां पर है, दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध वाली। और किस तरफ है, तो भाई ये जो है दक्षिण के अंदर है, इसलिए 23.5 डिग्री इसको कहेंगे अपन क्या, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, या दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश है, कितना, 23.5 डिग्री। समझ में आ गई बात। और इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है मकर रेखा। क्या नाम दिया गया है, मकर रेखा। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जो ये उत्तरी गोलार्ध में है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है ना, इसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। हाँ, तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है ना, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा अब कि राजस्थान की जो अक्षांश और देशांतर स्थिति के अनुसार राजस्थान ग्लोब के अंदर कहां पर आता है, भारत के अंदर कहां पर आता है,
विश्व के अंदर कहां पर आता है, एशिया में कहां पर आता है, ये सब चीजें आपके आज क्लियर हो जाएगी। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से नोट डाउन करिए, इसमें बहुत सारा आप जो है अपन मिक्स नहीं करेंगे, इसको एक बार नोट डाउन करिए। तो आप सभी लोगों ने ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ भी लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। और इसके अंदर जो आपके अक्षांश के बारे में है, देशांतर के बारे में है, कर्क रेखा, मकर रेखा, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये सब चीजें इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाई भी जाएगी। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, केवल ये डायग्राम तो आपको बनाना था। हाँ, आपको क्या करना था, केवल एक 0 डिग्री वाली लाइन बना दो, एक ये 0 डिग्री वाली बना दो, बाकी तो यही लिखना था। आरडी को अक्षांश कहते हैं, जलवायु रेखा भी कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसको कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध किसको कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। बस ये इतना लिखना था आपको, है ना। ऐसा पूरा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपनी कॉपी के अंदर। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है अपना, इस राजस्थान की अलग अलग स्थितियां, जैसे कि विश्व या ग्लोब, है ना, विश्व कहो चाहे ग्लोब कहो, उसके अंदर अपना राजस्थान जो है किस तरफ आएगा, फिर अपने जो है भूमध्य रेखा के अपन किस तरफ है, और ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के अपन किस तरफ आते हैं, भारत में अपनी क्या स्थिति है, एशिया में अपनी क्या स्थिति है, अक्षांश में अपन कहां पर है, और देशांतर में अपन कहां पर है, ये सभी स्थितियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस एक डायग्राम के माध्यम से। आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर जो ये मैप दिख रहा है, ये राजस्थान का जो नया मैप है वो है, ठीक है, और इसे राजस्व मंडल ने जारी किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैप एकदम अब परफेक्ट है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब देखो, ये जो रेखा थी इसी को कह रहे थे 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा, और ये जो रेखा थी आडी रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसे अपन कह रहे थे भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत, ठीक है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और जो इसके दक्षिण में आता है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम बात करें आगे, तो इसके 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में आने वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में आने वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा राजस्थान स्थित है यहां पर, इसका मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश के तो ऊपर की तरफ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आएगा राजस्थान। तो अक्षांश के अनुसार अपन कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर के, तो अपन किस तरफ है, पूर्व में, यानी अपन कहां पर आएंगे, पूर्वी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। तो हमें स्थिति पता चली, अक्षांश के अनुसार अपन उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के अनुसार अपन पूर्वी गोलार्ध में है। दो चीजें क्लियर। फिर पूरे के पूरे ग्लोब में अगर देखें, तो ये बेसिकली आपका ग्लोब का ही डायग्राम है। ग्लोब के अंदर अपन कहां पर आ रहे हैं, तो ग्लोब के अंदर अपन आएंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर आएंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो अपन कहां पर है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो ये भाग क्या कहलाएगा अपना, उत्तर पूर्व। तो राजस्थान बताइए कि अपने ग्लोब या पूरे विश्व में कहां पर आता है, तो उत्तर पूर्व में आता है, ठीक। तो विश्व में हो गया, अक्षांशों के अनुसार हो गया, देशांतर के अनुसार हो गया। फिर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा यानी यही है, तो इसके भी अपन कहां पर है, उत्तर में है, ठीक है। और अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर की या ग्रीनविच रेखा के, तो अपन किस तरफ है, पूर्व में है। तो अपनी ये 5 स्थितियां क्लियर हो गई। फिर अपन बात करते हैं अपने एशिया और भारत की, ये 2 और रह गई है। तो एशिया जो महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप के अपन कहां पर आएंगे, तो जिस तरफ भारत आ रहा होगा, और एशिया महाद्वीप में भारत ऐसे नीचे की तरफ आता है, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ फैला हुआ है। तो अपन आते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर। भारत किस में आता है, दक्षिण पश्चिम के अंदर आता है। तो भारत दक्षिण पश्चिम में है, तो ऑटोमेटिकली राजस्थान भी एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। और भारत के कौन से भाग में आएगा, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, क्योंकि ये जैसे कि अपन भारत का विस्तार मान लेते हैं, तो अपन यहां पर आते हैं इसलिए, ठीक है। तो अपन जो है कहां चले जाएंगे, अपन अपने उत्तर पश्चिम में, ठीक। अब ये जो बताया है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, डायग्राम के माध्यम से बता दिया। अब अपन लिखना शुरू करेंगे, और अक्षांश देशांतर क्या है, कितनी अक्षांश होती है, कितनी देशांतर होती है, जलवायु रेखा क्यों कहा जाता है, ये सब चीजें अब अपन लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए अब राजस्थान की स्थिति। क्या हेडिंग डालेंगे, राजस्थान की स्थिति, वो भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आप लिखिएगा हेडिंग राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति किसके रेस्पेक्ट में है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है भाई? विश्व, या हम ये कहें कि ग्लोब। तो इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे अब। तो विश्व या ग्लोब में अपन कहां पर आते हैं? तो अभी जस्ट बताया, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व। इसके बाद में देखिए दूसरा, हमारे पास में ग्लोब के बाद में अपन ये देखना चाहते हैं कि भूमध्य रेखा के अपन कहां पर है? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा के अपन कहां पर है? तो उत्तर में है, तो ये आ जाएगा उत्तर। और अगर आपको ये बात पता चल गई ना कि भूमध्य रेखा के आप उत्तर में है, देशांतर के आप पूर्व में है, तो इससे आपको जलवायु वाला टॉपिक भी समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैंने आपको ये सब चीजें यहाँ पर आराम आराम से और पूरी डिटेल में बता दी है। हम बात करें ग्रीनविच रेखा, या जिसे अपन क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर। उस 0 डिग्री देशांतर के अपन कहां पर है? तो पूर्व में। इसके कहां पर है? पूर्व में। फिर चौथा अपन बात करते हैं अपने अक्षांशों के अनुसार अपन कहां पर है? तो अक्षांश के अनुसार। तो अक्षांशों के अनुसार अगर अपन देखें तो अपन अक्षांशों में आते हैं उत्तर में, है ना, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध, ये गोलार्ध का मतलब होता है कि पूरा का पूरा ग्लोब क्या है? गोला होता है। गोले का आधा भाग, है ना, उत्तरी मतलब आधा गोला, और आधा कौन सा होता है? दक्षिणी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध इसका ये नाम। फिर पांचवी अपनी बाद में बात आ जाती है देशांतर के अनुसार। तो देशांतर भी क्या करता है भाई? दो भागों में ही तो बांट रहा है वो भी, तो इसलिए पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद देखो, अब ये पूरी की पूरी किसके बारे में बात हो गई? विश्व, और विश्व के बाद में इन रेखाओं के सापेक्ष अपनी बात हो गई। इसके बाद में अपन जो है अब एशिया, विश्व के अंदर अपन कहाँ आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में आते हैं अपन। 7 महाद्वीप है, उसमें से अपन एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो एशिया के अंदर जो है भारत कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में है। तो ऑब्वियसली बात है, दक्षिण पश्चिम में है तो राजस्थान भी इसके दक्षिण पश्चिम में ही गिना जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम। और एशिया महाद्वीप के अंदर अपन कौन सी कंट्री में आते हैं? तो भारत में, है ना। तो भारत के सापेक्ष जो है राजस्थान कहां पर स्थित है? तो भारत के सापेक्ष राजस्थान जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये लो भाई, समझ में आ गई बात। ये है राजस्थान की स्थिति का पूरा विवरण, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राजस्थान की स्थिति या किसी भी भौगोलिक प्रदेश की स्थिति जो है वो अक्षांश और देशांतरों से डिसाइड होती है। अक्षांश देशांतर क्या होते हैं वो सब समझ तो चुके हैं, लेकिन अपन अब लिखने वाले भी है। तो पहले अपन ने राजस्थान की स्थिति 7 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो आपने राजस्थान की स्थिति को 7 भागों में अलग अलग समझ लिया है। अब आगे जो है हम अक्षांश की डेफिनेशन, अक्षांश रेखा की डेफिनेशन, देशांतर की डेफिनेशन, फिर अपन ये समझेंगे कि भाई अक्षांश कितनी है, देशांतर कितनी है, और इनके अंदर जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो राजस्थान में कहां से गुजरती है, कितनी गुजरती है। और इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो है कई बार 2-3 बार आ चुका है। एक बार पीटेट में पूछा गया, एक बार बीएसटीसी में पूछा, एक बार पटवार के अंदर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो समय पर आधारित होते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं और वहां पर कौन इफेक्ट करता है। जैसे अक्षांश के बारे में मैंने बताया कि ये जलवायु रेखा कहलाती है, वैसे ही देशांतर जो है वो आपके दिनांक या फिर दिन रात की रेखा कहलाती है। वो सब अपन समझेंगे, है ना। चलिए, तो मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज जो है अपना फीडबैक जरूर देवें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आवे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।